एस जयशंकर भी करप्ट है और इंडिया तो बहुत दूर की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी लॉयल नहीं है। क्लियरली सेम मेरा भी रिएक्शन था इस वीडियो को जब ये स्टेटमेंट सुना ना कि एस जयशंकर जो है वो पीएम मोदी के सगे भी नहीं है, वो करप्ट हैं। ऐसे स्टेटमेंट को सुनने के बाद इस वीडियो को मैंने पूरा कंप्लीट देखा, ये नहीं टोटल 4 वीडियो है, चारों वीडियो को देखा, सारे एविडेंस को बार बार देखा, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, उसके बाद जाके मुझे कुछ क्लियरिटी आने लगी कि एक्चुअल में ये किस तरह का केस है कि एक्सटर्नल अफेयर्स में करप्शन केसेस और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के बारे में। और ये एक्चुअली वो तो नहीं है जो इसको कैप्शन में लिखा गया है। देखिए, किसी भी गलत चीज के सामने बोलना, विसिल ब्लोअर बनना बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो मैं पहली बात तो ये बोलता हूँ कि अगर रोहन इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाने से पहले बहुत बार सोचा होगा, इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। एक जॉब में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी रिस्क लेता है, एक ऐसी शानदार जॉब जिसके अंदर आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेट है, इंडिया की अगर बात करें तो आप अगर फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं तो आपके बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल होती है, उस हिसाब से अगर आपने कोई स्टेप लिया होगा तो उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न रहा होगा। लेकिन तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड हम यहाँ हो गए हैं। इट इज़ नॉट ए केस ऑफ करप्शन। एस जयशंकर पर जो करप्शन वाला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो कहीं से कहीं तक प्रूव नहीं होता। हाँ, अगर ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि अगर कोई डिपार्टमेंट का हेड है, कोई पूरे डिपार्टमेंट को लीड करता है, तो उसके अंडर में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके पीछे वही जिम्मेदार है, उनको चीज को ध्यान रखना है, देखना है। It is a very simple matter of common sense why Rohan has been facing so much harassment because he complained against corruption and sexual harassment cases in ministry. Next, since I have talked about S. Jaishankar, I'll tell you why it is relevant also. तो ये इनडायरेक्ट वे में करप्शन का रीजन हो सकता है, अदरवाइज एस जयशंकर करप्ट है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इस वीडियो में उन्होंने क्या बोला है बता देता हूँ। उन्होंने टोटल 4 वीडियो पोस्ट करी। इसमें जो सबसे लास्ट वीडियो है, जो रिसेंट वीडियो है, कुछ 17-18 घंटे पहले ही पोस्ट हुई जब मैंने वीडियो को देखा। तो उन्होंने क्या क्या कहा है एक बार सुनिए, आप स्टेटमेंट को जरा सुनिएगा। Now the biggest threat to India. Are we in a state of a quasi war-like situation, conflict-like situation? No, look, where are we? No. I first of all, I'm not using the word we're fortifying it. I think we are legitimately building our border infrastructure because they have built their border infrastructure. In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive. That means. I mean, your words. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with the bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. So next I'll reference to another time in that video, which is at 1540. At 1540, he says that as a secretary, there were other people who had more responsibility than him. But as a politician, sole responsibility lies on him. So my question is this: everything which is happening to me, which has happened till date with me, the whole responsibility lies on S. Jaishankar, and I have every right to question this. अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। S. Jaishankar का एक्चुअली एक इंटरव्यू है, ये ANI न्यूज़ के साथ इंटरव्यू है, एक लेडी के साथ इंटरव्यू का लिंक नीचे है। आप इंटरव्यू में देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में काफी कुछ अच्छा बोल रहे हैं S. Jaishankar, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़िया हैं, ये हैं, वो हैं और चीजें बोल रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। सो बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लॉयल। बट मेरा एक बहुत लॉजिकल सवाल है, मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एस जयशंकर गए थे प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में प्रेसिडेंट ट्रम्प की। एस जयशंकर काफी एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है और जो ये तो इनको क्लियरली पता था कि इंडिया में काफी ज्यादा मतलब इस चीज से चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन नहीं आया। तो अगर एस जयशंकर इंडिया के लिए लॉयल है या इंडिया के लिए लॉयल नहीं तो आगे चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लॉयल है, तो लाइक इन सेंसिबल मैनर ये भी तो लिख सकते थे कि मैं आपके इन्विटेशन के लिए आभारी हूं, बट क्योंकि मेरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया तो मैं ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट एस जयशंकर ने नहीं ऐसा किया। एस जयशंकर ने कहा फ्री का ट्रैवल है यार, फ्री का खाना है, तो मैं तो चाहूंगा। और सिर्फ ये नहीं, एस जयशंकर ने एक्चुअली स्पेशली वीडियो भी बनाई है। अब आप मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए होते और वो गए होते और एक वीडियो ऐसी बन रही होती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, तो ठीक है, मैं समझता क्योंकि वो इंडिया के लिए। ये वीडियो जो है सलीम मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको बता दो कि एस जयशंकर की पीआर के अलावा क्या चीज है वीडियो। अब सोचिए, सारे स्टेटमेंट कहीं से कहीं तक भी करप्शन को तो जस्टिफाई नहीं करते कि भाई कोई प्रूफ आपने दे दिया कि आपने कोई प्रूफ दे दिया कि करप्शन हुआ है, ठीक है, माना जा सकता है कि करप्शन का कोई एविडेंस इनके पास होगा, लेकिन उन्होंने कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया। जो प्रूफ उन्होंने अटैच किए उसमें क्या क्या बता देता हूँ। 2 व्हाट्सएप की चैट है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैं कोविड के टाइम पर अपने एरिया में जो स्टूडेंट्स थे उनको इंडिया पहुंचाने में मदद कर रहा था। किसी भी एम्बेसी में अगर कोई इंडियन है, ऑफिसर है, तो उनका ये काम है कि वो वहाँ जो इंडियन से उनकी मदद करे। एक्चुअली एम्बेसी का मतलब ही यही है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे एक ब्राजीलियन लेडी है जिनके साथ एक तरह का हरेसमेंट हुआ है। उन्होंने एक ऑडियो डाला है, उस ऑडियो में कोई क्लियरिटी नहीं आ रहा है। एक ऑडियो उन्होंने डाला है जिसमें मैं अप्रैल में आता हूं और मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पे मेरे साथ पूछताछ होती है एक मेमो के अगेंस्ट में, जिस मेमो में बोला गया है कि मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ विदाउट परमिशन पहले से रह रहा था। अपार्टमेंट के अंदर जो सीसीटीवी है और जो एविडेंस है, जो
अपार्टमेंट का ओनर है, उन सबने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन, मतलब मेरे अगेंस्ट में प्रूफ दे दिया है। उनका ये कहना था कि ऐसा उनको बताया गया, जबकि वो कह रहे थे मेरे पास ऑनर की तरफ से रिटर्न में सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने पहले से इंटीमेट किया था कि वो वहाँ क्यों आती है, मिलने आती है, ये सारी बातें। तो एक बहुत बड़ा लूप इस बात को लेके भी है कि कैसे उनकी शादी को लेकर उनको बहुत लंबे समय तक परमिशन नहीं मिली। उसी बीच में वो ये कह रहे हैं कि मेरी परमिशन को रोका इसलिए गया क्योंकि मुझे हरेस किया जा रहा था। मैंने जब हरेसमेंट के खिलाफ कंप्लेन करी तब जाके मेरे शादी के परमिशंस में अटकलें डाली गई, मेरे काम को रोका गया, मुझे परेशान करने के लिए मेरी सैलरी रोक ली। तो अल्टीमेटली यहाँ जो पूरा लूप समझ में आता है उसमें कुछ 4 लोगों के नाम लिए इन्होंने बोला है कि मेरी जो सीनियर है मनीषा स्वामी, ठीक है, हरीश बत्सल, आदर्श कुमार मिश्रा, गायत्री गोस्वामी, ये अपने कलीग्स पर जो इनके सीनियर हैं इन पर ये इनका एलिगेशन है कि मेरा हरेसमेंट हुआ है, मुझे परेशान किया गया, मेरे को काम करने में कई जगह दिक्कत आई है, मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरे बाकी कामों को अटकाना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ हरेसमेंट, इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ हरेसमेंट। बाकी चीज़ों में जो उन्होंने बातें करी है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि एक बांग्लादेश के एम्बेसी के अंदर एक माइनर लड़की का रेप कर देते हैं 3 लोग, उसके बाद उसको एम्बेसी की गाड़ी के अंदर ही ले जाकर डंप कर दिया जाता है। ये अभी सिर्फ एक बात है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसको सुनने के बाद कुछ लोग इसको एज इट इज पोस्ट कर रहे हैं जिनके पास भी कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस ये वीडियो बन रहा है। ऐसे में अगर हम कुछ भी शेयर करते हैं तो हमें बहुत समझदारी के साथ, बहुत सेंसिबल होकर पहले सोच लेना चाहिए कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे का धरातल क्या है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहन के साथ जो हुआ है वो हरेसमेंट है, लेकिन ये करप्शन का केस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा नाम इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, रोहन परेशान जरूर हुए हैं, उनके साथ डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है। किसी भी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत बड़ा काम होता है, उसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि रोहन पूरी तरह गलत है, बस मैं इतना कहता हूँ कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें से अगर एक पार्ट हम देखें तो वो गलत है। गलत ये कि हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर पर सीधा करप्शन का केस लगाएं या उनको बोले कि ये करप्ट हैं, कमेंट में लिखना शुरू कर दें। उसके पहले हमें बस सोच लेना चाहिए कि हम किस बारे में बोल रहे हैं, क्या एविडेंस है, एविडेंस से क्या प्रूफ हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हरेसमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन होने के बाद उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इतना लंबे समय क्यों लगा, और आखिर रोहन अभी जॉब में क्यों नहीं है, उसके पीछे जो दिक्कतें आई है उस बारे में बात किया जाना ज़्यादा जरूरी है। तो समहाउ इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि ये जो केस है इसमें करप्शन का एंगल नहीं है, इसमें हरेसमेंट का एंगल है, जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी तक। और जो बाकी इंसिडेंट बताए गए हैं, जो पहले इंसिडेंट बताया गया जिसके अंदर अलग अलग एम्बेसीज की बात की गई, जैसे कि कहीं एक जगह पर बात की बगदाद में कि वहाँ रेंट एकदम से 7 गुना हो जाता है, 7 टाइम्स हो जाता है। एक जगह बताया गया है कि एक नाम भी लिया है, रेनू पाल, एक 1988 बैच की IFS ऑफिसर है, उनका भी नाम लिया गया। लेकिन फाइनली वायरल हुए, इन ट्वीट्स के वायरल होने के बाद अब मुझे पता चला फाइनली एस जयशंकर कैसे करते हैं। अब मैं लास्ट चीज बताता हूं। इन ट्वीट्स के वायरल होने के बाद मेरे को एक खुदेश नाम का पेज है जिन्होंने जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, उनको मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी। एक रेनू पॉल करके IFS ऑफिसर है जिनकी करप्शन का सारा कुछ न्यूज़पेपर में लिंक हो चुका था, मीडिया में आ चुका था। इनको रिकॉल किया गया, ऑस्ट्रिया से रिकॉल कराया गया था। 15 लाख पर महीने का इन्होंने घर रेंट कर रखा था और इन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर किया टू द ट्यून ऑफ करोड़ों का एक्सपेंडिचर इनकर किया इन्होंने। इसके बाद भी खुदेश को मैंने इनको ये बताई कि इन्होंने एक्चुअली एक दूसरा आर्टिकल निकाला जिसमें इन्होंने बताया कि रेनू पॉल जब वापस आ गई थी तो वापस आने के बाद 1 महीने या 1 साल के अंदर ही इनको प्रमोट किया गया है, और प्रमोट करने के बाद इन्हें एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया जिस डिपार्टमेंट का नाम है नेस्ट, और ये डिपार्टमेंट किसका ब्रेन चाइल्ड है, एस जयशंकर का। तो बेसिकली अब आप ये बात समझिए कि एस जयशंकर इन्होंने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, पब्लिक में भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक सवाल ढूंढना करने लग जाएगी, आपके लिए नया सेक्शन मैंने बना दिया, आप बैठो और आप बैठ करके चुपचाप से आराम से काम करो, आप रिटायर हो। ये लेडी रिटायर हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। पॉइंट ये कि उनको 2019 के अंदर ऑस्ट्रिया से इंडिया बुला लिया गया था। ये काम मिनिस्ट्री ने खुद ने किया। जब उनको पता लग गया कि ये 15-15 लाख रुपए महीने का रेंट बता रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे करोड़ रुपए का झोल झाल किया, तो उनको बुला लिया। तो अल्टीमेटली वो वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो इन्होंने मेंशन किया है वो पहले से ही चीज़ें सिस्टम में सामने आ चुकी थी। अब देखना यह है कि इस वीडियो पर और क्या रिएक्शन आता है। मेरा काम था सिर्फ चीज़ों को एनालाइज करके आपसे डिस्कस करना। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट पे मैं गलत हूँ तो आप उस चीज़ को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि करप्शन के एंगल को हरेसमेंट के साथ मिक्स करके दिखाया है और बड़े नाम यूज किए कहीं ना कहीं ताकि वीडियो को थोड़ा ट्रैक्शन मिले, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इस बारे में सहमत हैं कि आप असहमत हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री भी करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मैच्योर इंडिया, मेरा नाम है मयंक पारिक। धन्यवाद।